Good morning everyone. Welcome to DS in the School. Myself Swati Mahabar. Today we start economics of class 9th. We start with chapter number 2 people as resource. First part इस chapter का हम पढ़ चुके हैं till page number 17. Now come to page number 18. ठीक है, लास्ट पार्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने पढ़ लिया था सकल की स्टोरी हमने पढ़ी थी कि कैसे उसने अपना एजुकेशन पूरा किया, उसके फादर ने लोन लेके उसको वोकेशनल कोर्स कराया, उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियर वो बन गया था, सॉफ्टवेयर उसने खुद ने डिज़ाइन किया और उसका प्रमोशन हो गया। नाउ वी रीड द स्टोरी ऑफ विलास। अब एक विलास की हम स्टोरी पढ़ेंगे। विलास वॉज 11 ईयर ओल्ड, 11 साल का बच्चा है जो उसी विलेज के अंदर रहता है जिस विलेज के अंदर सकल रहता है। विलास के फादर जो हैं महेश, वो किसका काम करते हैं? फिशरमैन, मछुआरे हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड। जब वो 2 साल का था तब उसके पापा की मौत हो गई थी, पापा की डेथ हो गई थी। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी एंड फीड देयर फैमिली। उसकी जो मम्मी थी वो भी वही काम करने लगी जो उसके फादर करते थे कि मछलियाँ बेच करके अपने घर को पालने का वो काम करती थी। He bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby मंडी। जो उनका लैंड ओनर था जिसकी ज़मीन पर वो लोग रहते थे, वहाँ से वो क्या लेके आती थी? उनके पॉन्ड से फ़िश लेके आती थी और मंडी के अंदर यानी कि मार्केट के अंदर ले जा करके वो उसको सेल कर देती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day। एक दिन का उनको सिर्फ कितना मिलता था? 150 रुपये पर डे। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ एथरीटिस। विलास पेशेंट था एथरीटिस का। उसकी जो मदर थी वो इतना एफर्ट नहीं कर पाती थी कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जा करके दिखा दे। ही कुड नॉट गो टू, ना ही वो कभी स्कूल गया था क्योंकि उनके पास क्या था? मनी का प्रॉब्लम था, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। उसको स्टडीज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको। अब जो बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको कैसे इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई के अंदर? ही हेल्प्ड हिज मदर, वो अपनी मदर को कुकिंग में और जो उसके छोटे भाई बहन थे उनको संभालने में मदद करता था। एंड सम टाइम हिज मदर, कभी कभी उसकी मम्मी जब सिक हो जाती थी तो एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, तो उनको देखने वाला कोई भी नहीं होता था क्योंकि कमाने के लिए उसकी मम्मी ही जाती थी, फिश पकड़ने के लिए, उसको सेल करने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो उनको सपोर्ट करे। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब उसको भी फोर्सफुली फिश सेल का काम करना पड़ा क्योंकि उसकी मम्मी की एब्सेंस के अंदर उसको ही काम पर जाना पड़ता था। ही लाइक हिज मदर एंड अर्न ओनली अ मर्ज इनकम। उसकी मदर की तरह ही उसको भी थोड़ी सी ही इनकम जनरेट वो कर पाता था, कम ही इनकम होती थी, कम ही पैसा उसको मिल पाता था। जैसे 150 रुपीज़ उसकी मदर को मिलते थे तो इतने ही पैसे उसको भी मिलते थे, वो भी इतना अच्छा मनी अर्न नहीं कर पाता था। अब क्यों नहीं कर पाया वो? व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ एडुकेशन। उसको अच्छा एडुकेशन नहीं मिला, अच्छा फाइनेंस नहीं था उसके फैमिली के पास में कि वो उसको कोई वोकेशनल कोर्स या कुछ भी करा दे जिससे वो मनी अर्न कर सके। समझ में आया द डिफरेंस ऑफ द टू स्टोरीज? आगे आप लोगों के समझ में। नाउ इन द टू केसेस वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल। सकल स्कूल गया लेकिन विलास नहीं गया। सकल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, लेकिन विलास ऐसा नहीं था। नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर, क्योंकि विलास की मम्मी के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि उसका जो एथरीटीज़ की जो उसकी प्रॉब्लम थी तो उसके लिए वो उसको डॉक्टर के पास जा करके दिखा दे, इतना भी पैसा उसकी मम्मी के पास नहीं था। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ एथरीटीज़ का पेशेंट था वो। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, ना उसके पास पैसा था कि वो डॉक्टर के पास जाकर के अपनी बीमारी का बता सके। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर सकल को क्या मिली? डिग्री मिली। सकल को जॉब मिल गई प्राइवेट फर्म के अंदर और साथ में उसको क्या मिल गया? प्रमोशन भी मिल गया। अपनी मदर के साथ में भी वो काम करता था। ही अर्नड अ मर्ज इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, ठीक है, उसको इनकम जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा एडुकेशन किया था, अच्छा पढ़ाई लिखाई की थी, इसलिए उसकी एक सैलरी जो थी, इनकम जो थी वो क्या थी? अच्छी थी, क्योंकि उसकी मदर ने उसको सपोर्ट किया था। उसकी मदर थी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदर घर का काम कर लेती थी और जो उनके जो भी नीड्स होती थे वो फुलफिल करती थी। इन द केस ऑफ सकल several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. अब सकल के केस में क्या था? एडुकेशन की वजह से क्वालिटी ऑफ लेबर उसका इंक्रीज़ हो गया और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। अच्छा प्रोडक्टिव बना वो ताकि अच्छा वो इनकम जनरेट कर सके। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और एक इंसान की, एक पर्सन की जितनी प्रोडक्टिविटी होती है उतनी ही ज़्यादा वो इनकम क्रिएट कर सकता है। आप जितने प्रोडक्टिव होंगे उतने काम कर सकते हो और उतने काम करोगे उतना ही आपको मनी इनकम
मनी जनरेट होगा, उतना ही इनकम आप गेन कर सकते हो। दिस इन टर्न पेज एंड इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। और यही सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, आपकी सैलरी के अंदर आ जाती है। जितना आप काम करोगे उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी, उतना अच्छा आप अर्न करोगे। और ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपके चॉइस कि आपका किसके अंदर आपका चॉइस है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth he draws the same salary of unskilled laborer as his mother. ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि विलास जो था वो कभी स्कूल गया ही नहीं था, ना ही उसको कभी पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई भी इंटरेस्ट था। उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। तो उसने भी आगे जाके क्या काम किया, जो काम उसकी मदर करती थी, क्योंकि उसकी मदर भी अनएडुकेटेड थी, तो जो काम उसकी मदर करती थी वही काम उसको भी करना पड़ा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। आज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छा मनी जनरेट करके देता है, अच्छा रिटर्न हमें निकाल कर देता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। और ये इन्वेस्टमेंट भी सेम उसी की तरह है जो लैंड और कैपिटल के अंदर होता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर हम जितना खर्चा करते हैं उतना ही खर्चा हम किसके ऊपर करें, अगर ह्यूमन बीइंग के ऊपर करें तो वो भी मनी जनरेट करके दे सकता है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. एक जैसे हम हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जैसे आपको पेरेंट्स पढ़ाते हैं लिखाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं कि आप अच्छे पढ़ जाओ, अच्छा एडुकेशन आपको मिले, आपको हेल्दी फूड देते हैं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। हेल्थ इशू की वजह से ऐसा ना हो कि आप आगे जाके मनी जनरेट ना कर सको, पैसा नहीं कमा सको। तो जो अच्छा एडुकेशन और अच्छा हेल्थ जो होता है, ये दो इन्वेस्टमेंट एक तरह के ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिससे आने वाले टाइम के अंदर जो पर्सन होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो एक तो हायर अर्निंग्स होगी, मनी अच्छा क्रिएट कर सकता है, पैसा अच्छा कमा सकता है। दूसरा, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अगर कोई डॉक्टर बनता है, ठीक है, डॉक्टर वो बन गया, एक तो उसका इनकम जनरेट होगा, जो भी जहाँ भी वो डॉक्टर बनाए, गवर्नमेंट डॉक्टर बनाए, तो वो उस तरीके से गवर्नमेंट उसको पे करेगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको सैलरी मिलेगा। साथ में ही कंट्रीब्यूट ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी वो अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि डॉक्टर को क्या माना जाता है, भगवान माना जाता है। और वो क्या किस लिए बनाए जाते हैं, किस लिए बनते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का लोगों का उद्धार करने के लिए, सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए। तो कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मनी भी जनरेट करते हो और साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है सोसाइटी को अच्छा बनाने का, ठीक है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑन देयर चाइल्ड। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे, जैसे आपके पापा मम्मी पढ़े लिखे होते हैं, तो वो समझते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कि मनी एजुकेशन का क्या वैल्यू है और आने वाले टाइम में क्या वैल्यू रहेगा। इसलिए वो आपको एम्फेसाइज करते हैं बार बार कि यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू वेल, यू हैव टू डू गुड। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन का क्या रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और आज का ट्रेंड जो है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा हाइजीनिक फूड के ऊपर लोगों का फोकस है। न्यूट्रिशन और हाइजीन जो है पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को देना चाहते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चाइल्ड्स नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो यही चाहते हैं कि मेरा अच्छा गुड हेल्थ का रहे, अच्छा उसका हेल्थ रहे और अच्छे स्कूल के अंदर वो पढ़ाई करे। अब विशियस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। और एक जो विशियस साइकिल चलता है, वो विशियस साइकिल इसी तरीके से चलता है। विशियस साइकिल क्या होता है कि अगर आप गरीब हो तो आप गरीब ही बने रहोगे। गरीब कभी भी अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो उसके पास इतना पैसा है कि वो अच्छा हेल्थ ले ले या अच्छा एजुकेशन ले ले, ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो अच्छा मनी जनरेट कर सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास मनी है तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, एडुकेशन अच्छा होगा, एडुकेशन अच्छा होगा तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो मनी क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास मनी नहीं है, अगर है ही नहीं पैसे, तो हम क्या करेंगे, ना तो हम एजुकेशन ले सकते हैं, ना ही हमारा हेल्थ अच्छा होगा और ना ही हमारे पास जॉब होगी। सारी ही चीज़ें नहीं होगी तो ये जो चीज़ होगी वो क्या कहलाती है, विशियस साइकिल। गरीब जो गरीब ही रहता है, पुअर बिकम्स पुअरर, तो वो क्या कहलाएगा, विशियस साइकिल। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स
ठीक है। विशेष साइकिल सिर्फ वही बनाते हैं जो लायक नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर सके। उनके पास इतना ही रहता है कि वो अपने घर की वह छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर ले। Who themselves are uneducated। अब आपके फादर मदर के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनएडुकेटेड है। ठीक है, तो पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं, किन पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है? कि वो अनएडुकेटेड है। पेरेंट्स अनएडुकेटेड रहते हैं तो उनका इनकम लेवल भी लो रहता है। इनकम लेवल लो रहता है तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, अपने बच्चों को भी अच्छा नहीं पढ़ा लिखा सकते। तो जो पेरेंट्स अनएडुकेटेड होते हैं वो भी अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं, बहुत ही रेयर केस के अंदर ऐसा होता है कि वो थोड़ा मनी क्रिएट करके, थोड़ा मनी बना करके, जोड़ करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाई दें, चाहे हम पढ़ें चाहे नहीं पढ़े। हमने हमारा एजुकेशन पूरा नहीं करा, लेकिन हम यही चाहते हैं, हर पेरेंट यही चाहता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? कि फाइनेंस से, मनी से, कि अगर आपके पेरेंट्स के पास में मनी नहीं है तो वो आपको भी नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आप भी अच्छा इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो, तो वो बच्चे भी किस में रह जाएंगे? एक विशेष साइकिल के अंदर वो घूमते रहेंगे और वो पुअर के अंदर ही, कैटेगरी के अंदर ही रह जाएंगे। ना ही उनका हाइजीनिक फूड उनको मिलता है, ना ही उन बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है। कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट। और ऐसे बच्चे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जो स्टेट डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कि जो बिछड़े हुए स्टेट हैं, जो आज भी बैकवर्ड हैं, उन स्टेट्स के अंदर ऐसे बच्चे हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का एजुकेशन और वहाँ का जो न्यूट्रिशन है, ये क्या है? लेवल कम है, कि वहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कंट्री आज भी क्या है? वो स्टेट आज भी क्या है? पिछड़ा हुआ है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब जापान की अगर हम बात करते हैं तो उसने इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर। दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि उनका खुद का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड और रिच। और ये कंट्रीज आज किसकी काउंटिंग के अंदर आते हैं? डेवलप्ड और रिच कंट्रीज। इनको कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं, इतना डेवलप हो चुके हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। और जो भी नेचुरल रिसोर्स इनको चाहिए होता है ये बाहर से मंगाते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप? वो कैसे रिच और डेवलप बनते हैं? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि वहाँ के बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया जाता है। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड और कैपिटल। और यही जो एडुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो लैंड और कैपिटल इनको अच्छे से यूज़ करके वो अपना काम करते हैं, डेवलपमेंट कंट्री का होता है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्री रिच एंड डेवलप। अब टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी जो एफिशिएंसी है वो किसकी वजह से आई? स्किल और टैलेंट की वजह से आई। वहाँ के जो ह्यूमन पर्सन्स थे, ह्यूमन बींग्स जो थे, टैलेंट और स्किल उनमें कहाँ से आया? क्योंकि उनको शुरू से ही पढ़ाया लिखाया गया। मेन उनका फोकस किस पे रखा गया? एजुकेशन के ऊपर। अच्छी जगह पर उनको पढ़ाया गया, अच्छा पढ़ाया लिखाया गया, अच्छी एजुकेशन उनको दी गई, जिसकी वजह से आज वो कंट्री क्या है? हाईली टेक्निक कंट्रीज़ के अंदर काउंट किए जाते हैं और आज क्या हैं? वो डेवलप्ड हैं। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन दोनों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? अलग अलग होती है। अब दोनों की अर्निंग, दोनों के वेजेस भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मैन और वुमेन दोनों की वर्किंग एबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे वुमेन की वर्किंग एबिलिटी कम मानी जाती है इन कंपैरिजन टू द मैन, तो वेजेस जो पे किए जाते हैं वो वुमेन को क्या किए जाते हैं? कम पे किए जाते हैं। लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटी। विलास और सकल की तरह लोग अलग अलग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश। हमने देखा कि विलास ने फिश सेलिंग का काम किया एंड सकल को क्या मिल गई? अच्छी जॉब मिल गई। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स के अंदर इन एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब एग्रीकल्चर से या प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज़ें ले करके अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे वुड को यूज़ करके कोई फर्नीचर बनाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। और वो किसके अंदर आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्जरी सेक्टर। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? टर्जरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब ये सारी जो एक्टिविटी होती है इन 3 सेक्टर्स के अंदर, वो उनसे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। यानी कि गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो किसके अंदर आ जाएगी, टर्शरी के अंदर। मेनली टर्शरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। दीज एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और ये सारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी हमारी क्या जनरेट करती है, नेशनल इनकम। ठीक है, तीनों जो एक्टिविटी है वो क्या जनरेट कर रहे हैं, मनी जनरेट कर रहे हैं। और मनी जनरेट करने से वो हमारी क्या बनाते हैं, नेशनल इनकम बनाते हैं, पूरे नेशन की इनकम, पूरे इंडिया की इनकम। दीज एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्योंकि इकोनॉमी यानी पैसे की बात हो रही है, तो ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 एक्टिविटी होती है, 2 पार्ट होते हैं इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। एक तो होता है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी के अंदर रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म टू पे और प्रॉफिट। जो एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव पे की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, मार्केट एक्टिविटी कहलाएगी। इसके अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट होता है। नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, सेल्फ कंजप्शन और द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर हम खुद के ही कंजप्शन के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे एक फर्नीचर वाले की अगर हम बात करते हैं कि अगर वो मार्केट में सेल करने के लिए कोई फर्नीचर बना रहा है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, जिसको उसने मार्केट में 15-20 हज़ार के अंदर बेच दिया, तो वो किसके अंदर काउंट होगा, मार्केट एक्टिविटी के अंदर। लेकिन वही फर्नीचर अगर उसने अपने घर के कंजप्शन के लिए, अपने घर पे लगाने के लिए बनाया है, तो वो किसके अंदर आएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर। क्योंकि ना तो उसने उसको बेचा है, ना उसने पैसा खर्च किया है, तो उसने खुद के कंजप्शन के लिए अगर कोई चीज़ वो बनाता है तो वो किस में आएगा, मार्केट एक्टिविटी के अंदर। और जिसको हम मार्केट में ले जा करके सेल कर देते हैं मनी फॉर्म के अंदर, प्रॉफिट मोटिव के अंदर, वो क्या कहलाएगा, मार्केट एक्टिविटी। समझ में आया आप लोगों के कि सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। इसके आगे का रिमेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. Today we start economics of class 9th. We start with chapter number 2, people as resource. This is 4th part of this chapter. 3 parts हम पढ़ चुके हैं पहले इस chapter के. Now in this 4th part of this chapter we start with page number 22. Come to page number 22. लास्ट जो वीडियो था, जो 3rd पार्ट था इस वीडियो का, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्कूल्स ओपन किए हैं, बहुत ह्यूज एक्सपेंशन किया है स्कूल्स के अंदर, लेकिन उसके बाद भी स्कूलिंग की जो क्वालिटी है, जो बच्चे वहाँ पर अटेंडीज़ हैं वो क्या है, कम हैं। क्यों? नाउ सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, एक प्रोग्राम चलाया, सर्व शिक्षा अभियान। क्यों चलाया गया था? फॉर द एजुकेशन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन बाय 2010। 2010 से उन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट ने कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको सबको पढ़ाई दी जाएगी, सबको एजुकेशन दिया जाएगा। इट इज़ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। अब ये जो प्रोग्राम था वो किसने चलाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसके सहयोग से चलाया था? स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी ने भी अपना गोल अचीव किया कि जो भी उनके स्कूल्स थे, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके लिए आगे यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने ओपन कराई और यूनिवर्सिटी के लेवल तक वहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को वहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कराया। Along with it, bridge courses and back to school camp have been initiated to increase the enroll in elementary education. अब एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वापस से गवर्नमेंट ने एक कैंप चलाया। कौन सा कैंप था? बैक टू स्कूल, वापस स्कूल चलो। और ब्रिज कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट किए ताकि बच्चे स्कूल आकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। एक्चुअली क्या होता था, बच्चे स्कूल तो चले जाते थे, एनरोलमेंट तो उनका हो जाता था, लेकिन साल के बीच में ही या 1 या 2 महीने जाकर ही बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते थे। पेरेंट्स के पास अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम कराने के लिए लेबर नहीं होते थे और उनके जो बच्चे थे उन्हीं को वो अपने फील्ड के अंदर काम कराते थे, तो क्या ताकि फ्री में वो बच्चे वहाँ पर काम कर सकें।
तो इस कॉज की वजह से क्या होता था, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं थे। तो एनरोलमेंट तो ज़्यादा हो जाता था, लेकिन जो लास्ट नंबर पर नेट अटेंडेंस जो होती थी वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, बहुत सारे गवर्नमेंट ने कैंप लगाए, लोगों को समझाया कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है। मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने ये भी शुरू करी थी कि मिड डे मील दिया जाए, यानी कि दिन का जो लंच जो होता है वो स्कूल में दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस, ताकि वहाँ पर अटेंडेंस क्या रहे, बच्चों की ज़्यादा रहे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ। एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उनको न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता था, जैसे दूध, दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें उनको दी जाती थी ताकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू लेवल भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और इन सब पॉलिसीज़ की वजह से क्या होता था, लिटरेट पॉपुलेशन इंडिया का क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम्स चलाए, पॉलिसीज़ चलाई, जिससे लिटरेसी रेट जो था इंडिया का वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। द 12th प्लान endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017 to 18 and to reach the target of 30% by 2020 to 21, which would be broadly in line with world average. अब GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, टोटल एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन का, यानी कि 18 to 20 ईयर्स के बच्चों का कितना था, 25.2%। 25.2% तो कब, 2017 to 18 के अंदर, एंड कितना बढ़ गया, 30% कब, 2020 to 21, यानी 3-4 साल के अंदर कितना इंक्रीज हो गया, 25 से 30% बच्चे बढ़े हैं स्कूल आने वाले। विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, जिससे हमारे वर्ल्ड का धीरे धीरे एवरेज बढ़ता गया स्टूडेंट्स का। द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी एंड अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक क्यूरिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, बच्चे जो ज़्यादा आने लग गए स्कूल में, वो किसकी वजह से आने लगे थे, गवर्नमेंट की वजह से। वहाँ का जो स्टेट था गवर्नमेंट था, जो वहाँ का कम्युनिटी गवर्नमेंट था, उसने कुछ एम्फेसिस ऐसे किए, कुछ इस तरीके के स्टेप उन्होंने उठाए, कुछ मॉडिफिकेशन किया अपने क्यूरिकुलम के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर, वोकेशनल कोर्सेज उन्होंने चलाए, नेटवर्क बड़ा किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सकें। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और एक डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि घर से दूरी वाला जो पढ़ाई होता है, स्कूल ना जा कर के जो पढ़ाई की जाती है, वो भी उन्होंने शुरू किया। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस, ITs, ये सभी तरह के उन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए। ओवर द लास्ट 50 years देयर has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specific specialized areas, और पिछले 50 साल के अंदर ना ही स्कूल्स बल्कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत अच्छा जंप आया है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 टू 2015 to 16। अब जो टेबल दे रखा है उस टेबल के अंदर क्या बता रखा है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, कितने बच्चे स्कूल जाते थे, कितने कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, कितने टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं। नाउ सी द टेबल 2.1, ध्यान से देखो इस टेबल को। 1950 to 51 के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं, 750, सिर्फ 750, 750 नंबर ऑफ़ कॉलेज है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी कितनी है, ओनली 30। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2,63,000, और नंबर ऑफ़ टीचर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में मिला के कितने हैं, सिर्फ 24,000, ओनली 24,000, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होते गए, इंक्रीज़ होते गए, 750, फिर 7,000, 11,000, 33,000, ऐसे इंक्रीज़ होते होते कितना आ गया, 41,012। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ हो गए, 2017-18 में कितने हो गए, 41,012। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी 30 से इंक्रीज़ हो के कितनी हो गई, 851, पहले सिर्फ 30 थी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो गए, 366,42,000, ठीक है। और टीचर्स जो थे वो इंक्रीज़ होके कितने हो गए, 12 लाख, 24,000 के इंक्रीज़ होके कितने हो गए, 12 लाख। तो नंबर ऑफ़ कॉलेज भी इंक्रीज़ हुए हैं, यूनिवर्सिटी भी इंक्रीज़ हुई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, और साथ में टीचर्स को भी इंक्रीज़ किया गया है। हमने इस टेबल के अंदर क्या देखा कि 1950 to 51 से ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पर हुआ, 2017 to 18। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट होता गया। नाउ
हेल्थ, कम टू द नेक्स्ट फैक्टर हेल्थ। अभी हमने क्या पढ़ा था? एडुकेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? हेल्थ। हेल्थ firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई फर्म होती है, अगर कोई प्रोडक्शन का कोई फर्म काम करती है, कोई इंडस्ट्री काम करती है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। उसको क्या कमाना रहता है? प्रॉफिट कमाना रहता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं वो अनहेल्दी होंगे? नहीं। या अनहेल्दी लोगों को क्या वो काम दे देते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग जा ही किस लिए रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जो काम करने के लायक ही नहीं होगा, जो अनेबल होगा, अनफिट होगा, उसको वहाँ पे काम नहीं दिया जाएगा। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी। एक हेल्थी है जो एक पर्सन की पोटेंशियल के बारे में बताता है, उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है कि वो कितना एबल है, कितना वो काम कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड। Fight illness, he or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of organization. अगर एक पर्सन इलनेस है, मतलब बीमारी से अगर वो लड़ रहा है, अगर वो फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकता है और आउटपुट प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता है, किसी भी तरह का आउटपुट वो प्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होगा वो वहाँ पे इफेक्ट होगा। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होगा वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, अच्छा इनकम जनरेट नहीं कर सकता। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। एक बच्चे का अच्छा जो देखा जाता है कि वो अच्छा मनी अर्न कर सके, अच्छा काम कर सके, वो किस पे डिपेंड होता है? हेल्थ पे। अगर एक बच्चा स्वस्थ होगा तभी वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है और अच्छा काम करके अच्छा पैसा वो कमा सकता है। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. कंट्री का मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। एक तो लोगों को एडुकेशन दिलाना, साथ में हेल्थ भी उनका क्या करना? अच्छा करना, इम्प्रूवमेंट करना उनकी हेल्थ के अंदर। A national policy too aims at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional service with a special focus on the unprivileged segment of the population. अब जो नेशनल पॉलिसी जो बनाई जाती है, यानी कि पूरे नेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसीज़, उसके अंदर मेन फोकस किस पे किया जाता है? हेल्थ केयर, लोगों की हेल्थ, फैमिली का वेलफेयर किस तरीके से वो करते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बनाती है, न्यूट्रिशन सर्विस कैसे उनको न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है जो पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं ऐसे प्रोग्राम कि उनका, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन अच्छा, हेल्दी, एडुकेटेड हो। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों के अंदर, इंडिया हैज़ बिल्ड अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट। अब जैसे जैसे एडुकेशन के अंदर उछाल आया है, अच्छा एडुकेशन हुआ है, वैसे ही उसी तरीके से हमारे लोगों का हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज होने की वजह से हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो। तीनों सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि लोगों की हेल्थ वहाँ पर क्या है? अच्छी हुई है। दीज मेजर्स विच हैव बीन adopted had increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. अब गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटी अच्छा कर दिया, गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की फैसिलिटी अच्छी कर दी, हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए, हर तरह का इलाज इंडिया में आज पॉसिबल है। तो उसकी वजह से क्या हो गया? लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। जहाँ लोग 36, 38, 40 की उम्र में मर रहे थे, अब उनकी एज कितनी हो गई डेथ की? 68, यानी इतना तो वो आदमी जिएगा ही जिएगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना हो गया? कम हो गया। 147 था 1951 के अंदर, जो 34 हो गया कब? 2016 के अंदर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आप लोग समझते हैं, 1 साल से पहले 1000 बच्चों के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं वो बच्चे क्या कहलाएंगे? अपना फर्स्ट बर्थडे बनाने से पहले 1000 बच्चों के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं वो बच्चे क्या कहलाएंगे? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी कम हुआ, यानी कि बच्चों के मरने की जो रेट थी वो क्या हो गई? कम हो गई, कम बच्चे मरने लग गए। क्रूड बर्थ रेट हैज़ ड्रॉप टू 20.4% एंड डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्रूड बर्थ रेट भी क्या हो गई? कम हो गई, 20.4% हो गई, और जो डेथ रेट थी वो भी क्या हो गई? कम हो गई, 6.4।
क्रूड बर्थ रेट यानी कि बच्चों के पैदा होने की जो रेट थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। अब क्रूड बर्थ रेट कम होने का मतलब क्या है, हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर हाई पॉपुलेशन है, तो अच्छा है कि पॉपुलेशन कम हो रही है। और गवर्नमेंट को फोकस इसी पे था, इस पे भी इसने एम्फेसिस दिए थे कि पॉपुलेशन इंडिया का कम हो। डेथ रेट हमारा कम हो गया, 6.4% हो गया। अब लोग कम मरेंगे, हर बीमारी का इलाज होगा, तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से और बच्चे का अच्छा केयर होने की वजह से फ्यूचर हमारे कंट्री का क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया, हमारे कंट्री का फ्यूचर क्या हो गया, अच्छा हो गया। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। लॉन्गिविटी जो लाइफ की होती है वो इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है और हमें क्या आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम भी आगे इस एज के अंदर भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन दिया गया। अब जैसे मदर होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको बेबी होने से पहले क्या दिया जाते हैं, उसको वैक्सीन्स दिए जाते हैं। वो वैक्सीन्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि बच्चे की वहाँ पर किसी भी तरीके से डेथ ना हो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में भी उसको क्या दिए जाते हैं, वैक्सीन्स दिए जाते हैं। जैसे पैदा होता है उसी दिन से उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही उसके वैक्सीन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि उसको इन्फेक्शन से, बीमारियों से, डिजीज से उसको बचाया जा सके और उसकी डेथ ना हो। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर। मदर और बच्चे दोनों का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कुछ पैसे भी देती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम निकाले कि उनको प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर ही, वो जो पीरियड होता है उसके अंदर ही उनको पैसे दिए जाते हैं, कुछ अमाउंट उनको मंथली दिया जाता है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन फूड खरीद सके और खा सके। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ इन the next video we start from the next page of this chapter. Thanks for watching. Stay home, stay safe.